तो आज हम अपने इस यूपी बोर्ड क्लास 10 की गणित की कक्षाओं में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और वो है ज्यामिति का अध्याय, ज्योमेट्री का अध्याय। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से त्रिभुज के बारे में बातें पढ़ने को कही गई हैं और उसमें भी समरूप त्रिभुज के बारे में बातें कही गई हैं। कई सारे रिजल्ट्स हैं उसके जिसे हम लोग बताएंगे कि क्या हैं और उसके आधार पर फिर कुछ आगे की चर्चाएं चलेंगी। तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रोचक थ्योरम, जिसको थेल्स का थ्योरम भी कहा जाता है, वो आप देखें कि क्या है। तो मान लें अपने पास में कोई त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं, ABC त्रिभुज है और उसकी तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर आप एक रेखा खींचे जो बाकी की दो भुजाओं को कहीं पर काटे। तो जैसे इसके समानांतर हमने ये एक रेखा खींची और इसका कुछ नाम दे दिया DE। तो क्या हुआ, त्रिभुज है हमारे पास। कैसा त्रिभुज है? ABC। किसी भी प्रकार का हो सकता है, न्यूनकोण, अधिकोण, समकोण, किसी भी प्रकार का हो सकता है ये त्रिभुज। और दूसरी चीज हमें जो हमने की है कि DE समानांतर है BC के। और तब हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। जिस अनुपात में ये दोनों रेखाखंड बटे हैं, उसी अनुपात में इधर वाले भी दोनों रेखाखंड बटेंगे। ये हम सिद्ध करेंगे और ये अपना प्रमेय है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आसान है। क्या करें हम? इस A बिंदु से BC पर लंब खींचते हैं। इस A बिंदु से BC पर हम एक लंब खींचते जो कि यहाँ पे इसको F पर काट दे और यहाँ पे इसको G पर काट दे, ऐसा। तो क्या किया हमने? AF या AGF, ये एक लाइन है जो कि हमने लंब खींची है किस पर? BC पर। और चूंकि BC पर लंब है तो ये लाइन इस पर भी लंब होगी, इस DE पर भी लंब होगी, क्योंकि ये दोनों तो समानांतर है। तो जो इस पर लंब वही इस पर भी लंब। तो ये जो लाइन है इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है। अब आप इस कोण को कुछ नाम दे दें अल्फा। तो ये कोण जो है ये भी अल्फा हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को देखिए। समकोण त्रिभुज कौन सा? AGD को देखिए, AGD समकोण त्रिभुज को देखिए और साइन अल्फा कितना है उसको लिखिए। साइन अल्फा बराबर AG और बटा AD। सामने की भुजा AG बटा कर्ण AD। लेकिन अगर आप इस समकोण त्रिभुज में जाए, दूसरा वाला, अगर आप इस समकोण त्रिभुज में जाए AFB, इससे अगर देखें, ये भी समकोण त्रिभुज है और जो एंगल अल्फा यहां है वही एंगल अल्फा यहां है, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। यहां से भी आप साइन अल्फा लिख सकते हैं और इस बार साइन अल्फा होगा क्या? सामने की भुजा यानी AF और बटा कर्ण AB। तो ये भी साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? AG बटा AD, है ना, इसलिए AG बटा AD बराबर AF और बटा AB, ऐसा लिख सकते हैं हम। और इसको थोड़ा सा पलट के लिख लें, ये बटा ये बराबर ये बटा ये AF
बटा AG बराबर AB बटा AD। AF बटा AG बराबर AB बटा AD। और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इस एंगल को अगर मैं बीटा कहूं और ये भी एंगल बीटा है, और साइन बीटा को आप यहां से लिखिए और साइन बीटा को आप यहां से लिखिए, दोनों त्रिभुजों से, तो क्या लिख सकते हैं हम? साइन बीटा को हम लिखेंगे AG बटा AE, AG बटा AE। और दूसरे वाले त्रिभुज से अगर आते हैं, बड़े वाले त्रिभुज से, तो साइन बीटा को क्या लिखेंगे हम? साइन बीटा को हम लिखेंगे AF और बटा कर्ण AC। और यहां भी आप वही काम कर रहे थे, AF बटा AG बराबर AC बटा AE। देखिए AF बटा AG बराबर AC बटा AE। और इसको आप 2 नंबर का इक्वेशन कहिए, इसको आप 1 नंबर का इक्वेशन कहिए, और कहिए कि 1 और 2 से क्या देखते हैं हम? यहां भी AF बटा AG है और यहां भी AF बटा AG। तो इसका मतलब ये इधर वाला और ये इधर वाला हो गए बराबर। AB बटा AD, ये AB बटा AD ये बराबर हो गया इसके AC बटा AE। हमारा काम करीब करीब पूरा हो गया है। अब इस AB को आप लिखिए AD और प्लस DB। इस AB की जगह लिख सकते हैं, हम AD प्लस DB बटा AD। और इधर इस AC की जगह हम लिख सकते हैं, AC की जगह AE प्लस EC, तो AE प्लस EC और बटा AE। और इसका मतलब ये हो गया, AD बटा AD 1 प्लस DB बटा AD, और ये बराबर हो गया इधर AE बटा AE हो गया 1 और प्लस EC और बटा AE। तो क्या पता चला? BD बटा AD बराबर EC और बटा AE। क्या हो गया ये? BD बटा AD। देखिए BD, ये BD और बटा AD, ये AD, ये BD बटा AD बराबर क्या? EC बटा AE, EC बटा AE। जो अनुपात इधर वही अनुपात उधर। ये एक बहुत मजेदार थ्योरम है कि किसी त्रिभुज में अगर आप एक भुजा के समानांतर एक और लाइन खींच दें जो कि त्रिभुज की दूसरी भुजाओं को, बची हुई दोनों भुजाओं को काटे, तो जिस अनुपात में ये भुजा कटेगी उसी अनुपात में ये भुजा भी कटेगी। और आप और आगे बढ़ सकते हैं, आप इस BC और ED के अनुपात को भी इनसे मिला सकते हैं। ये जो अनुपात यहाँ पर मिला है यही अनुपात बराबर ये BC और DE बटा DE वो भी उतना ही होगा। ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से कहीं कोई अल्फा बीटा लेकर के, कुछ साइन कॉस टैन कुछ लेकर के आप कोशिश कीजिए कि आप वो रिजल्ट भी लेके आ सकें। तो अब बात करते हैं हम समरूप त्रिभुजों की। अगर समरूप शब्द को आप देखें तो बहुत साफ है कि इसका मायने है एक जैसे रूप वाले।
एक जैसे दिखने वाले। तो फर्क है, एक ही बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, एकदम एक ही प्रकार के नहीं है, लेकिन दो त्रिभुज अगर ऐसे हों कि एक को आप जूम कर दें और दूसरा बन जाए, या एक को ऐसे छोटा कर दें और दूसरा बन जाए। मोबाइल पर हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, मोबाइल पर अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई तस्वीर छोटी होती है तो हम उसको फैलाते हैं अपने टच स्क्रीन पे और वो बड़ी हो जाती है। बड़ी तो हो जाती है लेकिन उसकी शक्ल बदल नहीं जाती है, शक्ल वैसी ही रहती है। तो हर एक तरफ एक ही अनुपात में वो बड़ी होती हैं। कोई पतला आदमी ऐसे जूम करने से मोटा नहीं हो जाता, या मोटा आदमी पतला नहीं हो जाता। तो अनुपात बराबर रखते हुए अगर उसकी केवल आकार, उसके जो साइज है वो बदला है, केवल जो उसका कोण कितना बड़ा है वो बदला, लेकिन आपस का अनुपात नहीं, तो उसको हम लोग समरूप कहते हैं। तो त्रिभुजों में तो बहुत सरल है, त्रिभुजों में तो बहुत सरल है। और क्या है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण आप देखें और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण देखें, वही कोण अगर वहां हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो देखिए क्या मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ऐसा त्रिभुज है और एक ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, एक का नाम हमने ABC दे रखा है, एक का नाम हमने DEF दे रखा है। इनको समरूप होने के लिए इसमें जितने जितने डिग्री के कोण हैं उतने ही डिग्री के कोण यहां भी होने चाहिए। तो अभी जैसे मैंने चित्र बनाया है उसके अनुसार ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर, ऐसा दिखा है। तो एक जैसा चित्र है, ये इसी को फैला दिया है, इसी को बड़ा कर दिया है ऐसा। तो जब कभी भी दो त्रिभुज ऐसे हों जिसमें कि दोनों त्रिभुजों में कोण एक ही प्रकार के हो या एक ही हो या समान हो, समान हो मतलब ये नहीं कि सबको 60-60 डिग्री होना चाहिए, जितना जितने डिग्री यहां है उतने ही डिग्री वहां होना चाहिए। दोनों त्रिभुजों में कोण को समान होना चाहिए, कोणों को समान होना चाहिए, ये समझ लीजिए आपकी उसकी पहचान है। यहां पे क्या है, कोण A बराबर है कोण D के, और कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के। और इनको हम लोग संगत कोण कहते हैं, ये शब्द याद रखिएगा, संगत कोण। क्या मतलब, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, और इसके संगत ये है। हम इस चित्र को ऐसे घुमा के भी रख सकते थे, इस चित्र को हम ऐसे घुमा के भी रख सकते थे, और तब फिर हमें एक रूप ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी डिग्री कितने डिग्री कितने डिग्री कितने डिग्री उतने ही डिग्री यहाँ है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक ऐसा त्रिभुज हो और दूसरा हमारे पास में ऐसा त्रिभुज हो, इसी को पलट दिया हमने और छोटा कर दिया, ये भी समरूप है, क्योंकि जितने जितने डिग्री यहाँ है उतने डिग्री यहाँ है। लेकिन अगर ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और इधर वाला कोण जो है वो इसके बराबर है, तो वो संगत ध्यान रखिएगा, इसके संगत ये है, इसके संगत वो है, उसके संगत वो है, तो क्यों कौन किसके बराबर है उसको संगत कोण कहते हैं। और इसी तरीके से जैसे संगत कोण कहा हमने, उसी तरीके से संगत भुजाएं भी कहते हैं। जैसे ए के संगत डी है तो ए बिंदु के संगत
डी बिंदु है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, और बी के संगत ई है तो बी के संगत ई है, तो ए बी भुजा के संगत डी ई भुजा हो गई। संगत भुजाएं, ये भी ध्यान रखिए, संगत कोण और संगत भुजाएं। तो जो जिस बिंदु से जो बिंदु संगत हुआ कोण के लिए, उन्हीं बिंदुओं से जो रेखाखंड बन रहे हैं, जो भुजाएं बन रही है, वो संगत भुजाएं कहलाएंगी। तो हमारे इस चित्र में ए बी के संगत कौन है? ए बी के संगत भुजा कौन है? ए बी के संगत भुजा हमारी डी ई है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे संगत भुजाएं। बीसी के संगत कौन है? बीसी के संगत, बीसी के संगत हमारी भुजा ई एफ है, और एसी के संगत, एसी के संगत हमारी भुजा, एसी के संगत हमारी भुजा डी एफ है। और बहुत महत्वपूर्ण परिणाम जो अभी हमने थ्योरम सिद्ध किया था, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये परिणाम आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। वो क्या कि यदि तीनों कोण किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात भी बराबर होंगे। यहां पे अगर हम इस चित्र में करें तो अगर ये कोण हमारे बराबर है, ए कोण बराबर डी कोण, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, तो हम क्या कहेंगे? ए बी बटा इसके संगत कौन है? इसके संगत कौन है? तो ए बिंदु के संगत डी बिंदु है, बी बिंदु के संगत ई बिंदु है, तो ए बी के संगत डी ई है बटा डी ई बराबर। दूसरी भुजा उठाइए बीसी, बीसी के संगत कौन है? तो बीसी के संगत है ई एफ, ई एफ। और एसी के संगत कौन है? तो एसी के संगत है डी एफ। तो दो त्रिभुज यदि समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। वास्तव में यही परिभाषा है दूसरे बहुभुजों के लिए, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या और किसी शक्ल का हो, तो यही दोनों मिलके समरूप की परिभाषा बनते हैं। लेकिन त्रिभुज में दोनों को होना होंगे ही, तो दोनों एक होने से दूसरा खुद ही हो जाता है और दूसरा होने से पहला खुद ही हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और कोण बराबर होते हैं। और सिद्ध करने के लिए आप चाहें तो इसको उठा करके यहाँ रख दें, इसको उठा करके यहाँ रख दें, इस ए बिंदु को यहाँ पर रख दें और बाकी जो जहाँ पड़े इस ए बिंदु को यहाँ रख दें और इस ए बी लाइन को इसके साथ मिला दें, तो ये ऐसा होकर के आएगा। ए यहाँ आएगा तो बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। और चूंकि ये बी कोण जो यहाँ है और ये ई कोण ये बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये समानांतर हो जाएगा। फिर आप अपने थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं, ये बटा ये बराबर वो बटा वो, और इसे जोड़ घटाव करके ये सिद्ध कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समरूप त्रिभुज के बारे में इतना जान करके रखें। और क्या है कि तीनों कोणों को समान होना चाहिए, हमने लिखा। दोनों त्रिभुज के कोणों को समान होना चाहिए, हमने लिखा। अगर दो ही कोण समान हो तो क्या? तो दो कोण भी अगर बराबर हो जाए तो भी काम चल गया, तो भी त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा होना ही होना है। तो तीनों कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गया। तो मान लीजिए कि जैसे आपके पास दो त्रिभुज हो, एक ऐसा त्रिभुज हो और दूसरा ऐसा त्रिभुज हो।
और आपको सिर्फ कहा जाए कि इन त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, तीसरे की गारंटी नहीं है। ये जो ए कोण है वो डी कोण के बराबर है, और ये जो बी कोण है ये ई कोण के बराबर है। दो ही कोणों की गारंटी है, तो तीसरे की गारंटी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि तीनों को मिलकर के तो 180 होने हैं ना। तो दो अगर हमने बता दिया तो तीसरा तो पता ही है। तो दो कोण भी बराबर हो तो भी वो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा भी बराबर होगा ही होगा। अगर एक ही कोण बराबर हो तब क्या? अगर एक ही कोण बराबर हो, एक ही कोण बराबर हो, इसी की गारंटी है, बाकी की गारंटी नहीं है। जैसे ये कहें ए जो है वो तो डी के बराबर है, लेकिन बाकियों के बारे में कुछ पता नहीं है, ये बी और ई का क्या हो रहा है, सी और एफ का क्या हो रहा है, पता नहीं। तब समरूप होना इतनी जानकारी के आधार के ऊपर जरूरी नहीं है। क्यों? अगर ये दोनों कोण बराबर हैं और हमने ये एफ ऐसा नहीं खींच करके ऐसा खींच दिया, ऐसा खींच दिया, यहां पर ये एफ बना दिया, इसको बना दिया एफ, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण इसके बराबर तो है, लेकिन समरूप तो नहीं है। एक कोण ही केवल अगर दिया जाए, उतने सूचना से हम नहीं कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज होंगे। लेकिन अगर साथ में एक और सूचना हो जाए, कौन सी? तथा संगत कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो। क्या कहा? फिर से इस वाक्य को समझें। संगत कोण, ये इसका संगत कोण है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये हमने बताया हुआ है, इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। इसका ये संगत कोण है, तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं, अर्थात ये भुजा और ये भुजा, इधर इसको बनाने वाली भुजा यानी ये भुजा, ये भुजा, इनके अनुपात अगर बराबर हो, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये दोनों हैं, उनका अनुपात लीजिए AB बटा AC, और इधर इसके संगत ये कोण है, इसको बनाने वाली भुजाएं जो है DE और DF, DE और DF, ये अगर बराबर हो, साथ में एक कोण बराबर है और उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर है, तो फिर ये त्रिभुज समरूप होंगे और सभी कोणों को बराबर होना पड़ेगा। ऐसा इस चित्र में अगर अभी देखें तो AB बटा AC ये इसके बराबर नहीं है, DE बटा DF के बराबर नहीं है। लेकिन अगर उनको बराबर किया जाए, अगर उनको बराबर किया जाए और ये गारंटी दी जाए कि हाँ भाई ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा, तब फिर वैसी हालत में हमें जो त्रिभुज मिलेंगे उसमें वो समरूप होंगे और ये बराबर होंगे। हम आपने नहीं बताया तो भी हमें पता है कि वो होंगे। तो समरूप होने के लिए इतनी सूचना अगर मिल जाए तो भी काफी है। इसको अक्सर लोग कहते हैं SAS। क्या? S यानी साइड, A यानी एंगल और S मतलब साइड। तो इन दो साइड के बारे में और बीच के एंगल के बारे में अगर सोचना है कि साइड्स का जो अनुपात है वो बराबर है और जो यहाँ कोण है वो बराबर है, तो SAS इनके बारे में अगर अनुपात की सूचना है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे AB बटा DE, AB बटा DE
बराबर AC बटा DF, AC बटा DF। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, AB बटा D, AB बटा D, AB बटा D, AC बटा DF। तो ये बताइए बराबर ये बताइए, ऐसा लिख लें, या ये बताइए बराबर ये बताइए, ऐसा लिख लें। SAS साइड एंगल साइड, ठीक है। और जो कोण आपके बराबर है उसी के बगल वाली भुजाएं लेना है, उन्हीं को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात चाहिए, दूसरा नहीं। तो ये है, अगर एक कोण बराबर हो तो क्या हो, ये दो कोण बराबर हो, ए एंगल एंगल, एक एंगल दूसरा एंगल, एक एंगल दूसरा एंगल, और तीनों कोण बराबर हो, एक ही बात है, ये और ये तो कोई फर्क है ही नहीं। लेकिन ऐसा, और एक भी कोण बराबर नहीं हो, कोणों के बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भुजाओं के अनुपात बराबर है। अगर ऐसा दिया गया हो तब क्या होगा, देखिए। कोणों के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन किसके बराबर है कि नहीं है, कहा नहीं गया है, दिया नहीं गया है, उसके लिए हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि हाँ ये जरूर बराबर होंगे ऐसा। लेकिन भुजाएं जो हैं वो उनके बारे में बताया गया है कि एक भुजा ये AB और बटा जैसे करें हम DE, AB बटा DE बराबर AC बटा DF और बराबर BC बटा EF। ऐसा यदि ऐसा हो, ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा, अगर इसकी गारंटी मिल जाए तो कोणों की गारंटी भी मिल गई, समझिए। अगर ये तीनों अनुपात, ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो तीनों साइड्स जो हैं उनके संगत उधर भी साइड्स हैं, और जब हम अनुपात लेते हैं तो वो अनुपात बराबर मिलता है, तीनों अनुपात बराबर मिलते हैं। ये अगर गारंटीड है, ये अगर दिया गया है, तो कोण भी बराबर हो जाएंगे, त्रिभुज को समरूप होना ही पड़ेगा। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं SSS, साइड साइड साइड, संगत साइड्स हैं उनके अनुपात बराबर है, और तब फिर ये। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के हमारे कंडीशंस हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, कितनी सूचना देने पर हम कह सकेंगे कि ये समरूप है। लेकिन अगर समरूप है तो तीनों कोण बराबर और संगत की भुजाओं के अनुपात बराबर। और न केवल इतना ही, बल्कि थोड़ा और भी आगे चलते हैं। मान लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप हैं, मान लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। जब भी हम इस तरह का वाक्य लिखें, ध्यान रखिएगा, एक ही त्रिभुज है तो उसको आप ABC बोलिए, या उसको आप BAC बोलिए, या उसको आप BCA बोलिए, आपकी मर्जी। लेकिन दो त्रिभुज अगर समरूप हैं और उनको आप यहां पर उसके बारे में ये वक्तव्य दे रहे हैं, उसके बारे में ये वाक्य लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा संगत बिंदुओं को उसी क्रम में लिखिएगा। ऐसा लिखने का मतलब है कि A के संगत D है, B के संगत E है, C के संगत F है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे ABC और EFD समरूप हैं, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। वैसा हम तब लिखेंगे जबकि A के संगत E है, B के संगत D है, तब वैसा लिखेंगे। तो मान लें कि ये समरूप हैं, दिया गया है, ये पता है, दिया गया है। तो ये कोण जो है तो इस कोण के बराबर है, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। देखिए A बराबर D है, A बराबर D है, B बराबर E है, B बराबर E है, और C बराबर F है। ये अपने को पता है। और हमने क्या किया, BC है, उसके ऊपर
सामने के ए बिंदु से एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ए जी। और बीसी के जो संगत भुजा है, बीसी की संगत भुजा है एफ और उसके सामने ये डी है, ए के संगत है डी, तो संगत बिंदु से फिर से यहां भी लंब डाल दीजिए एच। तो चूंकि समरूप है तो ए बी बटा डीई ये बराबर है क्या, ए सी बटा डीएफ, और ये बराबर है बी सी और बटा ईएफ। और हम कहने जा रहे हैं, इतना तो समरूप की परिभाषा में ही है, और हम कहने जा रहे हैं कि और भी आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये बराबर होगा ए जी बटा डी एच। लंबों का अनुपात भी उतना ही होगा जितना कि भुजाओं का अनुपात है। कैसे कैसे? बहुत आसान है। इस कोण को देखें और इस कोण को देखें और इनके साइन ले लीजिए, है ना, साइन ए लिखिए, साइन बी लिख लीजिए, साइन बी। तो साइन बी क्या हो गया? साइन बी हो गया ए जी बटा ए बी, ए जी बटा ए बी। और इधर से लिखिए, इस त्रिभुज से लिखिए साइन ई, वो क्या हो गया? साइन ई, सामने की भुजा डी एच और बटा कर्ण ई डी। लेकिन एंगल बी और एंगल एंगल बी और एंगल ई, ये जो दोनों कोण हैं ये तो बराबर है क्योंकि समरूप त्रिभुज है और ये उसका संगत कोण है, अर्थात ये और ये बराबर है, अर्थात ये और ये बराबर है। चूंकि इसलिए ए जी बटा ए बी, ए जी बटा ए बी बराबर डी एच बटा ई डी। और आप इस तरफ से लिख लीजिए ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो ए जी बटा डी एच बराबर हुआ ए बी बटा ई डी, ए बी और बटा ई डी। अब देखिए क्या कहा था हमने, क्या कहा था? ए जी बटा डी एच, ए जी बटा डी एच बराबर हमने यहां पे कहा था ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई। देख रहे हैं आप, ये सिद्ध हो गया। ये हमने कहा था कि ऐसा भी होगा और ये हमने यहां सिद्ध कर दिया कि हाँ ऐसा होगा, ए जी बटा डी एच जो है वो ए बी बटा डी ई के बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके तीनों कोण संगत कोणों के बराबर होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे और संगत ऊंचाइयां भी बराबर होंगी। और इससे क्षेत्रफलों के बारे में एक बड़ा अच्छा सा अच्छी सी सूचना मिलती है। क्या? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल A1, एरिया 1, हाफ इंटू 1/2 इंटू आधार यानी BC और गुना ऊंचाई अर्थात AG ये। और त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल देखिए, वैसे ही लिखेंगे, आधार ऊंचाई को गुणा करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो ये लिखेंगे हम A2 बराबर 1/2 इंटू आधार EF और किससे गुणा करेंगे इसको? ऊंचाई से, DH से। तो क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए A1 बटा अतः
A1 बटा A2 क्या हो गया? A1 बटा A2 क्या हो गया? इससे ये कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो BC बटा EF, BC बटा EF और इंटू AG बटा DH। ठीक है, देखिए इसमें भाग लगा BC इंटू AG में भाग लगाया EF इंटू DH से, ये है BC इंटू AG, इसमें भाग लगाया EF इंटू DH से, ऐसा। लेकिन AG बटा DH यानी ऊंचाइयों का जो अनुपात है ये बराबर BC बटा EF, देखिए AG बटा DH बराबर BC बटा EF, कोई भी अनुपात ले लीजिए, तीनों अनुपात बराबर है, तो ये जो ऊंचाइयों का अनुपात है यहाँ इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी है, तो ये हो गया BC बटा EF और गुना BC बटा EF, ऐसा। ये तो BC बटा EF है ही, AG बटा DH के लिए आप लिख सकते हैं BC बटा EF। फिर से तो जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो देखिए क्या हो गया, BC और बटा EF का स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, लंबा सेंटेंस है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये परिणाम है समरूप त्रिभुज के बारे में। और पैथागोरस थ्योरम तो आपको खूब आता है, त्रिकोणमिति में बहुत अभ्यास किया है। अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, इन चीज़ों का उपयोग करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगली क्लास से हम लोग इनसे संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे।